गौतम बुद्ध ने कहा था कि एक खूंखार जंगली जानवर की तुलना में एक कपटी और दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो सिर्फ आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एक कपटी और धोखेबाज मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है। एक बुरा मित्र ही आपको ऐसी दशा में ला सकता है जहां आपको लगने लगे कि ये दुनिया बहुत ही बुरी है, अब यहाँ जीकर भी क्या फायदा। और ऐसा तब होता है जब आपके साथ विश्वासघात होता है, आपको धोखा दिया जाता है, और धोखा भी उसी व्यक्ति को मिलता है जिसने दूसरे पर अंधा विश्वास किया हो। कभी भी हम किसी पर एकदम से भरोसा नहीं करते, भरोसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक समय आने के बाद ये भरोसा इतना मजबूत हो जाता है कि हम उस व्यक्ति के लिए अपने आँख, कान और दिमाग सारे बंद कर लेते हैं। और फिर ऐसी स्थिति में ही हमारा सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति हमको इतना बड़ा धोखा दे देता है कि हमारा दुनिया पर से भरोसा उठ जाता है और हम हर किसी को शक्की नज़र से देखने लगते हैं। असल में देखा जाए तो ये दुनिया धोखे पर ही चल रही है। हम अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी को धोखा देते ही रहते हैं, और दूसरे लोग भी हमें धोखा दिए जा रहे हैं। दूसरे धोखा दें तो बात समझ में आती है, लेकिन हम तो बरसों से खुद को ही धोखा देते आ रहे हैं। हम स्वयं को ऐसी ऐसी बातें समझाते हैं जिससे हमें सच्चाई का सामना ना करना पड़े, और हम छोटी सी दुनिया में ही खोए रहें। धोखा या विश्वासघात दो धारी तलवार की तरह होता है। हमें लगता तो है कि हम सामने वाले को धोखा देकर उसे मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन ये धोखे की तलवार आप जितनी कि सामने वाले की गर्दन काटते हो, भविष्य में उतनी ही गर्दन हमारी भी कटती है। दोस्तों, आज की इस बौद्ध कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि हम खुद को धोखे या फिर विश्वासघात से कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में भोला सेठ नाम का एक व्यापारी रहा करता था। वैसे तो एक समय में उसकी जो गिनती थी वो बड़े बड़े व्यापारियों में की जाती थी, लेकिन अब वो सिर्फ नाम का ही सेठ रह गया था। उसका व्यापार जो था वो बंद होने की कगार पर आ चुका था। उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज लग चुका था। अब उसके दिन बहुत ही गरीबी में बीत रहे थे, और उसकी इस हालत का कारण उसका स्वभाव था। वो एक बहुत ही शांत और बुरे स्वभाव का व्यक्ति था। वो किसी भी बातों पर बहुत ही जल्दी विश्वास कर लेता था, इसलिए उसे बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान था। चालाकी तो उसके अंदर थी ही नहीं, और उसके इसी सरल स्वभाव का फ़ायदा उठाकर लोगों ने उसे इस हालत में पहुंचा दिया। उसके कुछ चालाक मित्र, रिश्तेदार और दूसरे व्यापारियों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा। अपनी बातों में बहला फुसलाकर उससे ऐसे नए नए व्यापार शुरू करा दिए जिससे कि उसको बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा। भोला सेठ तो पहले से ही इन सब चालाकियों को नहीं समझ पाता था, लेकिन अब तक वो कंगाल हो चुका था। लेकिन अब उसको अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसे लोगों के द्वारा दिए गए धोखों के बारे में पता चला, और जिन्हें वो अपना समझ रहा था उसे उनकी सच्चाई का पता चला। अब भोला सेठ पूरे दिन अपने साथ हुए धोखे और अपने इस हालात के बारे में सोचता रहता, और खुद को अपने इसी हालात के लिए कोसते रहता, जिससे उसके दिन बहुत ही तनावपूर्ण और उदासी में बीत रहे थे। अब उसके घर में रोज अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़े होना शुरू हो चुके थे। कर्ज वापस मांगने वालों की भीड़ उसके घर पर लगी ही रहती थी, और वो उनसे मुंह छुपाता फिरता था। एक दिन वो अपनी ऐसी हालत से परेशान होकर आत्महत्या करने का निश्चय कर लेता है, और फिर वो आत्महत्या करने के लिए एक पहाड़ी पर चल पड़ता है। लेकिन रास्ते में उसे एक महात्मा का आश्रम दिखाई देता है। आश्रम में बहुत ही शांति और सुकून का माहौल था। सेठ ने वहां रुककर देखा कि कुछ लोग महात्मा जी के सामने बैठे हुए हैं और एक एक करके उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे हैं। ये देखकर सेठ के मन में भी उत्सुकता जागी। फिर उसने आश्रम से निकल रहे एक व्यक्ति को रोककर महात्मा जी के विषय के बारे में पूछा। उस व्यक्ति ने सेठ से कहा कि महात्मा जी बुद्धिमानी के लिए आसपास के सारे नगरों और गांवों में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ये अपनी बुद्धिमानी से लोगों की बड़ी बड़ी समस्याओं को आसानी से सुलझा देते हैं, और लोगों के मन की बातें जानने और उनके झूठ पकड़ने में भी माहिर है, क्योंकि इन्होंने
मानव स्वभाव के विषय में गहराई से अध्ययन कर रखा है और उसे समझने में महारत हासिल कर रखी है। इनके लिए किसी से भी अपनी बात मनवाना चुटकियों का खेल है, इसलिए इन्हें एक चालाक संत भी कहा जाता है। यदि तुम्हारी कोई समस्या है तो तुम अपनी समस्या का समाधान इनसे पूछ सकते हो। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। इसके बाद सेठ महात्मा जी के सामने बैठी भीड़ में चुपचाप जाकर बैठ जाता है और अपनी बारी का जो है इंतजार करने लगता है। शाम होते होते सारी भीड़ वहां से चली गई और अंत में सेठ की बारी आई। सेठ ने महात्मा जी को प्रणाम किया और बहुत ही दुखी मन के साथ अपने साथ घटी सारी जो है घटनाओं का विवरण जो है महात्मा जी को बताया और उसने महात्मा जी से कहा, हे महात्मा जी, मैं अपने नगर का सबसे धनी सेठ था, लेकिन कुछ लोगों ने बेईमानी के साथ मुझे पागल बनाकर मेरे साथ धोखा करके मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया और अब मेरी हालत ऐसी हो चुकी है, इतनी बुरी हो चुकी है कि रोज मेरे घर में कलह का माहौल होता है। कर्ज वाले मेरे घर में आकर मुझे भला बुरा कहते हैं। मेरा पूरा व्यापार पूरी तरीके से चौपट हो चुका है और इन सबसे परेशान होकर मैं जो है आत्महत्या करने जा रहा था। अब आप ही जो है मेरी समस्या का समाधान करें, वरना मैं जीकर क्या करूँगा। महात्मा जी ने सेठ की पूरी बात जो है ढंग से सुनी और फिर शांत स्वर में उत्तर दिया, व्यक्ति को इतना भोला और सरल नहीं होना चाहिए कि वो हर किसी की बात पर भरोसा कर ले और दूसरों के कहने पर कुछ भी करना शुरू कर दे। व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी चालाकी और समझदारी होना अति आवश्यक है। चालाकी इसलिए नहीं कि ताकि वो दूसरों का फायदा उठा सके या उन्हें मूर्ख बना सके, बल्कि चालाकी इसलिए जरूरी है ताकि वो दूसरे चालाक लोगों से खुद को बचा सके और खुद का नुकसान होने से बचा सके और दूसरे कमजोर लोगों की मदद भी कर सके। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे तुम लोगों से जो चाहते हो वो सब कुछ हासिल कर सकते हो। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनका उपयोग करके तुम लोगों की उपस्थितियों को जो है अपने बस में कर सकते हो। लेकिन आज मैं जो तरीके तुम्हें बताऊंगा उनका उपयोग तुम किसी भी गलत काम के लिए मत करना, बल्कि खुद की और दूसरों की सुरक्षा और भलाई के लिए ही करना। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ तुम्हें कुछ ऐसे चालाक लोग मिलेंगे जो खुद की जिंदगी चलाने के लिए भोले भाले लोगों का इस्तेमाल करते हैं। अब तुम इन लोगों को पहचानोगे कैसे? जो लोग बहुत ही ज़्यादा बातों को समझाते हैं, तुम्हें उन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लोग भरोसे की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा शब्दों का उपयोग करते हैं। तुम्हें उन पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग शब्दों के माध्यम से उनसे तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। जो लोग एक ही बात को बार बार बोलते हैं वो झूठे और धोखेबाज होते हैं। ऐसे लोग बहुत से उदाहरण और जानकारी देते हैं ताकि तुमको उनकी बातों पर भरोसा हो सके। तुम किसी इंसान के साथ बात कर रहे हो, उसका असली रंग जानने का तरीका है कि तुम उसको बातों को जो है दोबारा सुनो। फिर वो जिस तरीके से अपनी कहानी सुनाएगा उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि वो धोखेबाज है या फिर नहीं है। जब तुम उनकी बातों को दोबारा सुनो तो इस बात पर ध्यान दो कि दोनों बार उसने तुम्हें एक ही कहानी सुनाई है या फिर अलग अलग सुनाई है। दूसरी बात, जब तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो दोस्तों से झूठ बोलता है तो उस पर कभी भी भरोसा मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों से झूठ बोलता है वो तुमसे भी झूठ ही बोलेगा। इसके साथ तुम्हें उन लोगों से भी सावधान रहना चाहिए जो ये दावा करते हैं कि उनके पास पहले से ही बहुत सारा पैसा है, लेकिन वो अब डूब गया है। इससे ये पता चलता है कि जिस इंसान से तुम बात कर रहे हो वो जो कुछ भी बोल रहा है वो झूठ है। ऐसा भी हो सकता है कि सच में उसके पास पहले बहुत सारा पैसा हो और अब वो जो है दिवालिया हो गया हो। इसलिए समझदारी इसी बात में है कि ऐसे व्यक्तियों से कभी भी पैसों को लेकर समझौता नहीं करना चाहिए। जो इंसान खुद ही पैसों को संभालने के बारे में कमज़ोर है, उनसे पैसों के बारे में सलाह लेना अक्लमंदी नहीं है। तुम्हें नाकाबिल लोगों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई अगर इंसान इतना काबिल नहीं है कि वो ज़रूरी बातों का ख्याल रख सके तो ऐसे लोग अपने व्यापार या काम को संभाल नहीं सकते। एक सच्चा समझदार व्यक्ति अपना ध्यान ज़्यादा ज़रूरी समस्याओं की ओर रखता है, ना कि फालतू कामों में।
एक बात और, जो इंसान हमेशा अपनी बात दोहराता है और बात बात पर दावा करता है, बात बात पर वाह वाह करता है, कसम खाता है, वो भी धोखेबाज होता है, झूठा होता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों का कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर तुम्हें लगता है कि किसी इंसान के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करके तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार परिणाम मिलेगा, तो तुम गलत हो। तुम्हें यह बात याद रखनी चाहिए कि लोगों को सिर्फ वही चाहिए होता है जिसे वो कभी हासिल नहीं कर पाए। तो अगर तुम सामने वालों से अपना काम करवाना चाहते हो तो बार बार ये भरोसा दिलाओ कि तुम उसको वो चीज़ दिलवा सकते हो जो वो खुद हासिल नहीं कर पाया। और असरदार बनाने के लिए तुम्हें 2 नियमों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, जिस इंसान को तुम अपने काबू में करना चाहते हो उसे वो देना शुरू कर दो जो वो चाहता है। दूसरा, उस इंसान को तुम तब तक देखो जब तक वो तुम्हारे नियंत्रण में आ जाता है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि सामने वाला इंसान तुम्हें हल्के में लेने लगा है तो उसे वो चीज़ वापस लो जो तुमने उसे दी थी। वो चीज़ सामने वालों को कमी और खालीपन का एहसास कराएगी, जिससे वो फिर से तुम्हारी बात मानने को तैयार हो जाएगा। तीसरा, जब कोई इंसान ऐसा बर्ताव करता है कि उसे सब कुछ मालूम है तो निश्चित तौर पर तुम एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जिसके पास दिमाग की कमी है। असलियत यह है कि जो व्यक्ति ये मानता है कि उसे कुछ भी पता नहीं है, अंत में वही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान निकलता है और बाजी मार जाता है। अगर तुम्हें अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में करना है, अपने हाथ में लेना है, तो नरम और विनम्र बनना ही सबसे अच्छा तरीका है। इससे ये दिखता है कि तुम लोगों से बहस और झगड़ा नहीं करना चाहते हो और अपने शरीर के हाव भाव को भी विनम्र रखो। लोगों को जब एक बार पता चल जाता है कि तुम बहुत कुछ जानते हो तो तुम्हारी सफलता या फिर असफलता को तुम्हारे ही खिलाफ उपयोग किया जाता है और तुम्हारी नाकामयाबी पर तुम्हारा अपमान किया जाएगा और तुम्हारी कामयाबी पर लोग तुमसे नफरत करना शुरू कर देंगे। और जब तुम लोगों के सामने ऐसा दिखाते हो कि तुम्हें सब कुछ पता है तो लोगों से अपनी बात मनवाने की तरकीब जो है वह असफल हो जाती है। लोग तुम्हारे ऊपर उन्हें इस्तेमाल करने का आरोप लगा सकते हैं और वो तुम्हारी योजनाओं को जो है आगे बढ़ने से पहले ही तुम्हें मौका दिए बिना जो है मना भी कर सकते हैं। हमारे नादान, अनजान और विनम्र बने रहने से ही लोगों को हम पर शक नहीं होता कि हम उनसे अपना काम निकलवा रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी यादों और भावनाओं को छुपाने में जितना माहिर होगा वो उतनी ही आसानी से लोगों को अपने नियंत्रण में कर सकता है। जब लोगों को लगेगा कि तुम नर्म हो और तुम्हारे अंदर झगड़ने का स्वभाव नहीं है तो वो आगे बढ़कर तुम्हारी मदद करना चाहेंगे और हो सकता है कि वो तुम्हें अपने बारे में वो जानकारी देंगे जिसका उपयोग करके तुम उनको काबू में भी कर सकते हो। और वो ये सारी जानकारी तुम्हें इसलिए देंगे क्योंकि उन्हें तुम पर पूरा भरोसा होगा कि तुम उनसे कभी भी लड़ोगे नहीं। वो व्यक्ति जो ये मानता है कि उसके अंदर सुधार की गुंजाइश है, उसके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है और इससे व्यक्ति के अंदर विनम्रता आती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। लेकिन जिस व्यक्ति को ये लगता है कि वो बहुत कुछ जानता है वो आसानी से बेवकूफ़ बन जाता है। साथ ही एक गृहस्थ व्यक्ति के रूप में तुम्हें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि तुम्हारा धन कहाँ जा रहा है और तुम अपनी मेहनत से कमाए गए धन को तब तक खर्च मत करो जब तक तुम्हें वो चीज़ ना मिल जाए जो तुम धन के बदले लेना चाहते हो। इसका मतलब है कि बिना सामान लिए तुम पैसे दे देते हो तो तुम्हारे साथ धोखे होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। ऐसा हो सकता है कि किसी ने तुम्हारा पैसा पहले ही देख लिया हो और वो अपने वादे को पूरा ना करे। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए उस इंसान के पास अपना पैसा रखने से पहले वो हासिल कर लो जो तुम उससे पाना चाहते हो। चौथी बात, लोगों से अपनी बात मनवाने का सबसे अच्छा तरीका ये जान लो कि तुम किसके दिमाग को बदल सकते हो और किसके दिमाग को नहीं बदल सकते। ये बात 100% सत्य है कि तुम तब तक किसी दिमाग को अपने अनुसार नहीं चला सकते जब तक वो तुम्हें पसंद ना करता हो। इसलिए उन्हें ही अपने अनुसार चलाने की कोशिश करो जो तुम्हें पसंद करता है और तुम्हारी इज्जत भी करता है, लेकिन सिर्फ सही कामों के लिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम किसी व्यक्ति को अपने अनुसार
चलाना चालू करोगे या प्रयास करोगे जो तुम्हें पसंद नहीं करता है, तो तुम्हारा सारा समय, प्रयास और धैर्य बेकार चला जाएगा। इसके अलावा जब भी तुम ऐसे व्यक्ति को बदलने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हारे साथ बहस करेगा। चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन तुम ऐसे व्यक्तियों का जो मन है वो कभी भी नहीं बदल पाओगे। इससे पहले कि तुम्हारी बात बहस में बदल जाए, तुम्हें अपनी कोशिश बंद करनी होगी और पीछे हट जाना है। याद रखना, तुम सिर्फ उन्हीं लोगों को बदल सकते हो जो तुम्हें पसंद करते हैं और तुम्हारी इज्जत भी करते हैं। इसलिए जिसे बदलना हो या अपने अनुसार चलाना हो, उससे पहले अपना अच्छा रिश्ता कायम कर लो और दोस्ती बढ़ाओ। इतना कहकर महात्मा जी थोड़ी देर के लिए रुक गए और फिर उसके आगे बोले, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे तुम उपयोग करके चालाक और धोखेबाज लोग दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं और उनका गलत भी फ़ायदा उठाते हैं, और तुम्हें इनसे बचकर रहना है। पहला तरीका, चालाक व्यक्ति को जब कोई अपना काम करवाना होता है तो वो अपने इरादों को किसी तरीके से छुपा के रखता है, यानी वो झूठ बोलता है, सबसे महत्वपूर्ण बातों को छुपाता है और सिर्फ उतना ही हमें बताता है जितना वो हमें बताना चाह रहा है। दूसरा तरीका, वो व्यक्ति जो चालाक है वो दूसरों को गुमराह करना चाहता है। वो हमेशा यही प्रयास करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके, क्योंकि इसी प्रकार से वो इन समूह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है और लोगों को गुमराह भी कर सकता है, और वो अपने फ़ायदे के लिए उनका उपयोग भी करेगा। तीसरा तरीका, जो गुमराह करने वाला धोखेबाज व्यक्ति होता है वो लोगों की भावनाओं के साथ खेलना अच्छी तरीके से जानता है। वो अलग अलग मौक़ों पर अपने फ़ायदे के हिसाब से अलग अलग भावनाएं जो हैं व्यक्त करता है, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। जैसे कभी ज़्यादा गुस्सा करेगा तो कभी ज़्यादा विनम्र बन जाएगा, कभी बहुत दोस्ताना व्यवहार करेगा तो कभी उदास भी हो जाएगा। जिस व्यक्ति के साथ उसका जिस तरीके से काम बनेगा वो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। चौथा तरीका, एक धोखेबाज व्यक्ति प्रयास करता है कि सबकी सहानुभूति उसे मिले, सब उसे ही सबसे बेचारा समझे। उसे इस बात से मतलब नहीं होता है कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है। वो हमेशा तुम्हें महसूस करवाए देगा कि उसकी समस्याएं तुमसे कहीं गुना ज़्यादा बड़ी हैं, वो तुमसे ज़्यादा बड़ी तकलीफ में है। इसलिए तुम्हें उसके प्रति दया भाव रखनी चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। पांचवा तरीका, वो चालाक व्यक्ति जो तुम्हें अपने अनुसार चलाना चाहता है, वो तुम्हारे दिमाग में इस बात को गहराई से बिठा देगा कि वही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलने वाला। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है, बस वो तुम्हें इस बात का विश्वास दिलाता है कि उसके बिना तुम्हारे जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस तरीके से तुम जितना उस पर निर्भर होते चले जाते हो, उसका नियंत्रण तुम्हारे ऊपर बढ़ता ही चला जाएगा और वो तुमसे अपना काम निकलवाता ही रहेगा। छठा तरीका, चालाक व्यक्ति की हमेशा यही कोशिश होती है कि किसी भी बड़े काम का श्रेय सिर्फ उसी को जाना चाहिए, सिर्फ उसकी ही वाहवाही होनी चाहिए। फिर चाहे काम कोई भी करे, लेकिन तालियां सिर्फ उसी के लिए बजनी चाहिए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी बातों में फंसा सके। चालाक व्यक्ति अक्सर सबसे मुश्किल काम दूसरों को देते हैं और सबसे आसान काम खुद के लिए रखते हैं, लेकिन सारे काम का श्रेय जो है खुद लेने का प्रयास करते हैं। सातवां तरीका, एक धोखेबाज व्यक्ति ये दिखावा करेगा कि वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। वो दिखाएगा कि उससे अच्छा दोस्त जो है तुम्हें कहीं मिल ही नहीं सकता। इस तरीके से वो तुम्हारे सारे राज जानने का प्रयास करेगा और कभी गलत समय आने पर उनका उपयोग वो तुम्हारे खिलाफ ही करेगा। इसलिए अपने राज बताने से पहले 10 बार जरूर सोच लो, क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ है एक धोखेबाज दोस्त का होना। इसलिए कौन दोस्त कैसा है और कौन दोस्त है या कौन दोस्त नहीं है, इसकी पहचान जल्दी से जल्दी करना सीखो। 8वां तरीका, अधूरी जानकारी देना। जो धोखेबाज होगा वो तुम्हें हमेशा उतनी ही जानकारी देगा जितनी वो तुम्हें देना चाहता है कि तुम्हें कितना पता होना चाहिए, लेकिन वो चाहता है कि तुम्हें सिर्फ इतनी ही बातों का पता हो। वो तुम्हारे साथ कभी भी पूरी बात साझा नहीं करेगा। वो तुमसे सबसे महत्वपूर्ण बातों को छुपा लेगा ताकि समय आने पर उनका उपयोग करके वो तुम्हारा सारा श्रेय ले सके
और अपना काम करवा सके। नवा तरीका, चालाक व्यक्ति कभी भी अपनी बातों पर खरा नहीं उतरेगा। समय आने पर वो अपनी बातों से मुकर जाएगा। अब इसका कुछ भी कारण हो सकता है, या तो वो चाहता है कि तुम्हारा काम ही ना हो, या फिर वो जानबूझकर ऐसा कर सकता है। वह जो है उसके इरादों पर निर्भर करता है। 10वां तरीका, धोखेबाज व्यक्ति ऐसा दिखावा करते हैं जैसे कि उन्हें कुछ पता ही ना हो, वो ही सबसे ज़्यादा मासूम हो, हालांकि उसे उस समय उस घटना या चीज़ के बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे ही मुंह से सुनना चाहता है, क्योंकि कल अगर उसके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जो नहीं बोलना चाहिए था, तो वो तुम्हारा नाम भी ले सकता है कि उसने मुझे बताया था। या फिर वो मासूम इसलिए भी बनते हैं ताकि वो जिम्मेदारियों से बच सके। ज़्यादा काम जो उन्हें मिल सकता था वो उसके भार से बच जाए। वो जानबूझकर ऐसे कार्य करते हैं ताकि कोई भी उन पर ध्यान ना दे और वो अपने बड़े बड़े कामों से बच जाए। 11वां तरीका, धोखेबाज लोगों का काम है दूसरों की तरफ उंगली उठाना या फिर दूसरों को दोष देना। चालाक और धोखेबाज व्यक्ति हमेशा यही चाहेगा कि उसके हाथ जो है खाली रहें, मतलब उसको कोई मेहनत और जिम्मेदारियों वाला काम ना करना पड़े। इसलिए वो दूसरों की तरफ जो है उंगली उठाते रहते हैं कि मुझे ये काम अच्छे से नहीं आता, उसे ये काम अच्छे से आता है। या फिर दूसरी स्थिति ये भी आती है कि कहीं उनकी पोल खुलने वाली होती है या फिर उनकी इज्जत में बाधा आ जाती है, तब भी वो अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर ही डालते हैं। 12वां तरीका, एक गुमराह करने वाला व्यक्ति। धोखेबाज व्यक्ति हमेशा झूठी तारीफ करेगा। वो वही बोलेगा जो सामने वाला सुनना पसंद करेगा, और वो ऐसा तब तक करता है जब तक उसका काम नहीं निकल जाता। उसके बाद वो उसी व्यक्ति की लोगों की बुराइयां करना शुरू कर देगा और उसकी कमियां गिनवाएगा। 13वां और आखिरी तरीका है, धोखेबाज व्यक्ति तुम्हारे निर्णयों पर अपना नियंत्रण रखने का प्रयास करेगा। सबसे पहले एक धोखेबाज और चालाक व्यक्ति तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र बनने का प्रयास करेगा, और उसके बाद जब उसको पूरा भरोसा हो जाएगा कि तुम उन पर जो है आंख मूंद कर विश्वास करने लगे हो, तो वो तुम्हारे निर्णय खुद ही लेने लगेगा और तुम्हें ये महसूस करवा देगा कि जो निर्णय उसने तुम्हारे लिए लिया है वही निर्णय तुम्हारे लिए बेहद फायदेमंद है, सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन अंत में इसका फ़ायदा सिर्फ उस चालाक व्यक्ति को ही मिलने वाला है। इसके बाद वो महात्मा जी उस सेठ से कहते हैं कि ये थे वो तरीके जिनका उपयोग करके तुम लोगों से अपनी बात मनवा सकते हो। वो चालाक धोखेबाज लोगों की पहचान करके उनसे बच भी सकते हो। महात्मा जी की बातों से भोला सेठ को अपने सारे सवालों का उत्तर मिल चुका था। उसने इस अनमोल जानकारी के लिए महात्मा जी का धन्यवाद किया और अपने घर वापस लौट आया और महात्मा जी के द्वारा बताई गई सारी बातों का अनुसरण करते रहा, और उसने अपने व्यापार को फिर से शुरू किया और अपने व्यापार को बुलंदियों तक फिर से वापस से पहुंचा दिया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस टाइप से अगर आपको और भी वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।